Hello everyone, welcome back to this official channel of Opportunity Educators. Today with me are two topper students of 2024 10th board exams. In this video, we will discuss some important things which a 10th class students should do and some other important things which a student should not do. So firstly, Yash and Krish, introduce yourself and then we will proceed. Hello everybody, my name is Yash Pratap Singh. I have scored 93.6% in class 10th board examination. I am schooling from Dr. Viren Sarup Education Center and I have pursued opportunity educators for betterment of my academics. Hello everyone, myself Krish Vardhan Singh. I scored 93% marks in my 10th board examination of 2024. I am studying in Bluewell School and for my guidance I took coaching classes at Opportunity Educators. Yash and Krish, 10th class is one of the most important class for every student as far as academics is concerned. So आप लोगों ने अपनी 10th क्लास की जर्नी में अपने पांचों सब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया है, प्लीज़ टेल अस। देखिए मैथ में मुझे 91 मार्क्स मिले और मैथ के लिए मैंने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करा। मतलब मैंने पूरा सिलेबस पहले अच्छे से कवर करा, तो जिससे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि कॉन्सेप्ट क्या होता है हर एक चैप्टर का। फिर उसके बाद मैंने एडवांस प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल लगाई, जिससे कि क्या हुआ कि मेरी एडवांस लेवल थिंकिंग और एक अच्छी अप्रोच डेवलप हो गई। उसके बाद पेपर से कुछ 2 या 3 महीने पहले मैंने ओजवाल क्वेश्चन बैंक लगाई, तो उससे क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन थे, जो बोर्ड में आए हुए थे, तो वो सब मैंने पहले ही देख रखे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन सवालों को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ जब भी मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा। और साइंस में मुझे 95 मार्क्स मिले और साइंस में मैंने सेम स्ट्रेटजी अपनाई कि साइंस में मैंने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। एनसीईआरटी के मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में फीड करा। उसके बाद जो हमारे भैया उन्होंने जो हमें नोट्स दिए, मैंने उन नोट्स को अच्छे से पढ़ा, तो इससे मेरा पूरा सिलेबस लगभग अच्छे से कवर हो गया था। और आखिरी में मैंने ओजवाल की क्वेश्चन बैंक लगा के और वैरायटी ऑफ सवाल्स की प्रैक्टिस की, जिससे कि क्या हुआ कि मेरी एक अप्रोच डेवलप हो गई कि मुझे उन सवालों को कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम के दौरान। और अगर मैं बात करूं अन्य सब्जेक्टों की, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, हिंदी में मुझे 93 मार्क्स मिले, इंग्लिश में 93 मिले एंड एसएसटी में 96। हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एनसीईआरटी को 5 से 7 बार पढ़ें अच्छे से, ताकि आपको उसके एक एक शब्द का अच्छे से अर्थ मतलब मीनिंग बताओ अच्छे से। अब जैसे हिंदी के लिए क्या है कि हिंदी की मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने एक रिफ्रेशर लगाई जैसे ऑल इन वन, तो उसमें क्या हुआ कि कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पैसेज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज को मैं अच्छे से कर पाया, क्योंकि अब बोर्ड कॉम्प्रहेंशन को पैसेज को काफ़ी कठिन बनाता जा रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, तो सीधे तो नहीं मिलने वाला। आपको अच्छे से आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपको अच्छे से रीड करके उसका एक कंक्लूजन निकालना आता हो, तभी आप कॉम्प्रहेंशन पैसेज को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और एसएसटी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से 7 से 8 बार पढ़ लेते हैं, तो आपको मैं कहूँगा पीवाईक्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से ही एसएसटी को अच्छे से क्लियर कर देंगे। 10th क्लास आपका पहला पड़ाव होता है जिसमें आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है। ये 9th क्लास जितना आसान नहीं होता है। साइंस में मेरे 98 मार्क्स आए और मैथ में 92 मार्क्स आए। मैंने मैथ्स के लिए पहले तो एनसीईआरटी लगाई, क्योंकि मेरे कोचिंग वाले भैया ने भी यही एडवाइस करा था। एंड उसके बाद मैंने आर एस अग्रवाल लगाई। आर एस अग्रवाल पूरी थॉरोली लगाने के बाद मैंने लास्ट में अपने प्रिपरेशन को फाइनल टचेस देने के लिए ओसवाल की क्वेश्चन बैंक को लगाया और थोड़े बहुत सैम्पल पेपर भी लगाए, ताकि मुझे पता लग जाए कि कैसा माहौल रहेगा बोर्ड में। साइंस के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करा। नोट्स भी हमें मिलते रहते थे, तो नोट्स को भी बार बार रिवाइज करा। कम से कम नोट्स को आपको 7-8 बार तो रिवाइज करना ही है एक बार में। बोर्ड्स के पहले भी आपको नोट्स को रिवाइज करके जाना है एंड उसमें सैम्पल पेपर भी लगाने हैं। और साइंस के लिए भी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक को लगाना है, ताकि आपको पता लग जाए कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए थे। बाकी सब्जेक्ट्स का अगर कहा जाए, एसएसटी में मेरे 91 मार्क्स आए, हिंदी में 90 मार्क्स आए और इंग्लिश में 94 मार्क्स आए। हिंदी के लिए सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा और उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने हिंदी गोल्डन बुक का सहारा लिया, जिसमें कि मुझे ग्रामर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते थे और पैसेज क्वेश्चन भी मिल जाते थे। और एट लास्ट मैंने बोर्ड के समय पे हिंदी के सैम्पल पेपर भी लगवाए। इंग्लिश में मेरे 94 मार्क्स आए। इंग्लिश में मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ा, उसके वर्ड मीनिंग को पढ़ा और उसके क्वेश्चन मैंने एवरग्रीन बुक से लगाए।
एवरग्रीन बुक में ही आपको ग्रामर के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने एक और बुक खरीदी थी, ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल के लिए बुक थी वो। उसमें कई सारे आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी ग्रामर को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इससे आपका ग्रामर का पोर्शन पूरा टैकल हो जाएगा। एसएसटी में आपको किसी भी बुक को प्रेफरेंस नहीं देना ज़्यादा। आप सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। आपको एनसीईआरटी की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको डेट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। और बाकी आपको एसएसटी में कोई भी सप्लीमेंट्री बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप ऑल इन वन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। एट लास्ट मैंने उसमें भी अपने सैम्पल पेपर लगाए खरीद के, तो उससे मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई थी। कैन यू बोथ टेल अस, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास की जर्नी में मोस्टली किन पॉइंट्स पर फोकस किया था? सबसे पहले तो मैंने सारी बेसिक्स बुक्स कलेक्ट की थी जिनसे मुझे पढ़ना था, और कहाँ से पढ़ना था और किससे पढ़ना था ये मैंने डिसाइड करा था। दूसरा, मैंने अपनी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करा था, प्रॉपरली शेड्यूल में लाया था। जैसे कि मैंने डे वाइज शेड्यूल बनाया था कि मुझे इस दिन क्या करना है और कैसे करना है, तो इसने मेरा बहुत ज़्यादा बर्डन वैसे ही रिड्यूस कर दिया। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी और एक प्रॉपर प्लान आपकी चीज़ों को बहुत आसान बना सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो भी आपको डेली बेसिस पे पढ़ाया जाए वो आप रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करें, तो इससे आपके सिर पे सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं होंगी, बल्कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अगर आप डेली अपनी चीज़ें रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। अच्छा यही रहेगा कि अगर आप उन डाउट्स को उसी वक्त क्लियर कर लें जिस वक्त आपको डाउट आए, तो आपके डाउट्स लास्ट टाइम में इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आप उन्हें लास्ट टाइम तक लेके जाएंगे तो लास्ट टाइम में आपके पास बहुत सारे डाउट हो जाएंगे और आप उन्हें समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप जितने भी आपको टेस्ट देने के मौके मिलें उसको आप गंवाएं नहीं, उसको आप उतनी ही तैयारी से दें जितनी तैयारी से आप बोर्ड देने जाएंगे, क्योंकि टेस्ट से आपको अपनी गलती का पता लगेगा कि कौन कौन सी आप गलती कर रहे हैं और उसे आप इम्प्रूव करेंगे। नहीं तो बोर्ड में आपको वही गलती दोहरानी पड़ेगी और वो सही नहीं रहेगा। Yash and Krish, studying all time may make you dull and boring, and also mental fatigue may affect your studies. How did you manage this? What did you follow to keep you mentally fresh during your studies? देखिए, ज़्यादा समय तक पढ़ने से इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं टाइम टू टाइम अपने फिजिक पे भी ध्यान देता था और कुछ एथलेटिक्स स्पोर्ट्स करता था, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, और बास्केटबॉल भी खेलता था। तो इससे मेरा दिमाग एकदम फ्रेश रहता था और मुझे वापस से पढ़ाई करने में बहुत आसानी होती थी। ये बात सही है कि अगर आप घंटों घंटों पढ़ेंगे तो आपको मेंटल फटीग भी होगा और आप बोरिंग भी हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्पोर्ट्स खेलना है। जैसे मैं बैडमिंटन खेला करता था और अपने दोस्तों के साथ बाहर भी घूमा करता था, तो इससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। Yash, Kamal Bhaiya has told me that you are aiming at NDA, right? What your roadmap and plan to go with it? देखिए, बचपन से मेरा सपना था कि मुझे एक सैन्य अधिकारी बनना है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे कि मैं 11 से स्ट्रेटजीज़ को बना रहा हूँ और उन्हें अच्छे से फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एनडीए में 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी। साइंस के लिए मैं कमल भैया के 9th और 10th के नोट्स को उन पे अच्छे से रिलाई कर रहा हूँ, और मैथ में मैं 11th 12th के साथ सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ और साथ में एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जीएस में क्या है कि जीएस फर्दर डिवाइडेड होता है, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है इस एग्ज़ाम में, बट फिर भी उन्हें मैं आखिरी समय में थोड़ा सा पढ़ूंगा। बट मुख्यतः मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ध्यान दूंगा। इनके लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ देख रहा हूँ मैं, और उसे देखने के बाद मैं उसके प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, और उन नोट्स को पढ़ने के बाद मैं मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप मैं अपने बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, जैसे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश के, यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, जिससे मुझे एरर एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और काफ़ी सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। और वोकैब के लिए मैं वर्ड पावर बाय रैपिडेक्स बुक का सहारा ले रहा हूँ। So Krish, what's your goal for future? मेरा गोल क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। मैं 11-12 की स्टडीज़ के साथ साथ जीएस भी प्रिपेयर करता जा रहा हूँ, क्योंकि जीएस का उसमें बहुत सारा महत्व होता है।
जीएस को मैंने कई सारी यूट्यूब की वीडियोस से भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मॉक टेस्ट भी लगा रहा हूँ। साथ साथ क्लैट में रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स भी आती है, जिसको कि मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 12th के बाद ध्यान दूंगा। मैथ्स तो साथ साथ में होती जा रही है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग 12th के बाद करूँगा, यही मैंने सोचा है। सो एट लास्ट आप सभी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा कि अपने एकेडमिक से हट के आप रीडिंग्स जैसी चीज़ों पे फोकस करें। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस। इससे क्या होगा कि आपके रीडिंग एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे, और एक बार अगर आपकी रीडिंग एट्रीब्यूट डेवलप हो गए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि एनडीए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, क्लैट, इन सब में जीएस का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं भी देना है तो भी रीडिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है आपकी लाइफ का। ये आपको चीज़ें सिखाता है और आपको वर्ल्ड और रीजनल लेवल पे चीज़ें दिखाता है कि क्या हो रहा है, चीज़ें स्टेबलाइज है भी या फिर नहीं। तो फिर रीडिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है अपने सोशली इन्वायरमेंट से इंटरेक्टिव रहने के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, इससे आप फुल्ली अपडेटेड रहेंगे और एक सोशल, और क्योंकि इंसान एक सोशल ह्यूमन बीइंग है तो उसे सोशली हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी उसके आसपास घटनाएं घट रही हैं। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोगों को अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं फॉल बैक भी कर रहे हो तो वो आपको अपने साथ खड़ा रखें और आपको पीछे जाने से बचाएं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो आपकी हेल्प करें, ताकि और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। और आपको मोबाइल को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहिए, ना कि उसमें गेम्स पूरा दिन खेलना या फिर कोई वीडियो बनाना। इससे बढ़िया आप उसमें पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल कई सारे चैनल्स हैं जो आपको कई सारी चीज़ें बता भी सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन उल्टी सीधी वीडियो ही देखते रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। So thank you Yash and Krish for sharing their views with us. I hope you both will succeed in your future. Best of luck for your future. Thank you everyone.